अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के दो तीन अहम मौज़ूआत हैं और उनमें सरे फहरिस्त इमरान ख़ान को डील की पेशकश किसने की और इमरान ख़ान कौन सी ज़मानतें देने के लिए तैयार हैं और कौन है जो ज़मानत देने के लिए तैयार नहीं है। और इसके अलावा इमरान ख़ान की इस वक्त वहाँ की सूरत हाल, ज़हनी सूरत हाल, जिस्मानी सूरत हाल क्या है। और इससे पहले आप सबको आज का जश्न आज़ादी मुबारक। 14 अगस्त का दिन है और अगरचे ये बात अपनी जगह है कि पाकिस्तान पिछली पौन सदी में आज़ाद होने के बावजूद भी आज़ाद ना हो सका और पाकिस्तान पर अशराफिया का बेरहम कंट्रोल दिन ब दिन सख्त होता गया, जिसने अवाम का जीने का हक भी छीन लिया है। ये अपनी जगह है, लेकिन यौम आज़ादी अपनी जगह। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि दुनिया भर की आलमी बरादरी जो 200 के करीब मुल्कों पर मुश्तमिल है, उसमें पाकिस्तान उन गिनती के चंद मुल्कों में आता है जहाँ की अशराफिया शफ़ाफ़ तरीन है और जो मजबूत तरीन है और जो अवाम को कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल, और असल मौजू पर आने से पहले अख्तर मैंगल के ख़त के हवाले से चंद बातें, ज़रूरी बातें। उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के नाम एक ख़त लिखा है और उसमें बलूचिस्तान के शिकवे किए हैं सारे कि किस तरह सी पैक में किसी बलोच को कोई हिस्सा नहीं दिया जा रहा, बलोचों के लिए उसमें भी कुछ नहीं है और आपने काकड़ को वज़ीर-ए-आज़म लगवा दिया। और इसका मतलब ये है कि आपने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। आपके पिछले 2 अदवार में भी हम पर ज़्यादतियाँ होती रही। इस तरह की बातें लिखी हैं और ये भी ख़दशा ज़ाहिर किया है कि काकड़ के आने के बाद से हम पर सियासी दरवाज़े जो है वो बंद हो गए हैं। ख़त उन्होंने सही लिखा है लेकिन पता सही नहीं लिखा। ये ख़त नवाज़ शरीफ साहब के नाम नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि 100 बातों की एक बात, नवाज़ शरीफ हों, ज़रदारी हों, कोई हो, जहाँ तक कि आसमा जहांगीर भी, मरहूमा आसमा जहांगीर भी अगर पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, बलोचों को हकूक़ वो भी नहीं दिलवा सकती। लेकिन इस तअस्सुर को हम क्या करें कि बलूचिस्तान के अवाम यही समझते हैं कि काकड़ साहब जो है वो एंटी बलोच हैं, अशराफिया के हामी हैं। अभी अशराफिया में ख़ुद शामिल नहीं हुए, मिडिल क्लास के थे, लेकिन बाजवा साहब के दौर में खासी उन पर अल्लाह ताला का फजल हुआ और अब खासे वो दौलतमंद है। ये बाजवा साहब के दौर में बहुत सारे लोग दौलतमंद हुए, उनमें से ये भी हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर उनके बारे में ये तअस्सुर है कि वो एंटी बलोच हैं, तो इतने तअज्जुब की बात नहीं। ज़ाहिर है कि उन्हें जब लाया गया है तो कुछ सोच समझ कर ही लाया गया है। तो इस मौजू पर बातें होती रहेंगी और आने वाला वक्त बताएगा कि काकड़ साहब अपने जमहूरी क्रीडेंशियल्स किस हद तक दिखा पाते हैं और इलेक्शन में वो किस तरह बलोच सियासी जमातों को भी यानी उनके लिए मसावी मौक़े पैदा करते हैं या नहीं। और इसके साथ कुछ और भी बड़ी लंबी बहसें हैं जो भी चलेंगी। लेकिन फ़िलहाल ये जो ख़बर चल रही है कि इमरान ख़ान को जेल में डील की पेशकश की गई है और 2 ऑप्शन उनके सामने रखे गए हैं कि आप या तो मुल्क से बाहर चले जाएं या पाकिस्तान में ही रहना है तो सियासत से लातल्लुक़ हो जाएं, अपनी पार्टी की सदारत छोड़ दें। अब इन दोनों ऑप्शंस में कितनी हकीकत है, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि ये सारी कहानी जनरल खालिद नईम लोधी साहब, इनके माजी में मज़मून पढ़ने का मुझे इत्तेफाक हुआ। एक बड़े अखबार में कालम लिखते थे। 5-6 कालम पढ़ने के बाद मैंने इनका कालम पढ़ना और इनके टीवी प्रोग्राम देखना भी छोड़ दिया, क्योंकि एक जो बिल्कुल इस्टेब्लिश किस्म की बात थी वो ये थी कि इनके किसी कालम में एक चीज़ जिसका नाम सच्चाई है वो नहीं होती थी। गलत मालूमात, नाक़िस मालूमात या मन घड़त मालूमात और मुतअस्सब नज़रिया और इनकी आज तक बताई गई कोई बात दुरुस्त नहीं हुई। अब इसका आप तजिया कर लें कि हम आपको छोड़ देते हैं लेकिन आप पार्टी की सदारत से मुस्तफ़ी हो जाएं और पार्टी, उन्होंने ये लिखा असल में, और ये सारी कहानी उनके मजमून से शुरू हुई जिसमें उन्होंने लिखा कि 2 ऑप्शन इमरान ख़ान के सामने रखे जाएंगे, रखे गए नहीं हैं। ये रखे जाएंगे कि इतला किसी ने दी कि आज जनरल आसिम मुनीर साहब ने नईम लोधी साहब को ये फ़ोन करके बताया कि मैं ये 2 ऑप्शन देने वाला हूँ। बहरहाल दोनों ऑप्शन ही मज़गा खेज़ है। हकीकत इस पर लंबा चौड़ा तबसरा करना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ़ है। हकीकत मैं आपको बता देता हूँ और आने वाले हफ्तों या महीनों में ये बात सबके सामने आ जाएगी कि असल में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई पेशकश की गई है, ना ही पेशकश किए जाने का कोई इम्कान है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है
वो एक बात से कम पर किसी सूरत तैयार नहीं है कि 9 मई की सज़ा इमरान खान को देनी है। और ये जो नैब वैब के केसेस हैं ये तो अलग है, वो सज़ा जो इस्टेब्लिशमेंट देना चाहती है 9 मई की वजह से, वो अभी इसका तो अमल ही शुरू नहीं हुआ, तो ये डील कहाँ से आ गई। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि इमरान खान ने अपने वकीलों के जरिए 3 दिन पहले ये बात उनसे कही कि आप और उनसे कहें कि मैं मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार हूँ और ज़मानतें भी मुहैया हो जाएंगी कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा, पाकिस्तान से बाहर जाकर कोई बयानबाजी नहीं करूँगा, कोई शरारत नहीं करूँगा, किसी फंक्शन से खिताब नहीं करूँगा, कोई ट्वीट पर मैसेज नहीं भेजूँगा। ये सारी गारंटियाँ मैं देने के लिए तैयार हूँ और मेरा ज़ामन जो है वो भी, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। नाज़रीन, अब ज़मानतों का हाल सुन लीजिए। ये बात उसने वकीलों से कही और वकीलों ने ये बात PTI के जो रहनुमा दस्तयाब है मुलाकातों के लिए उनसे कही, उनसे बाज़ अखबार नवीसों तक पहुँची, इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँची। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बातें तो बाद में पहुँची, असल में जैसा कि मैंने कल बताया था कि इमरान खान की हर गुफ्तगू वहाँ रिकॉर्ड हो रही है कि वो क्या कह रहा है, किससे कह रहा है। इसने बुशरा बेगम से जो बात की, जो उससे एक दिन पहले मुलाकात के लिए पहुंची थी, और बुशरा बेगम ने जो उससे बात की, वो सारी बातें भी बाहर आ गई हैं, जबकि उस मुलाकात में कोई तीसरा आदमी मौजूद नहीं था और उसमें बड़ी शर्मनाक बातें आई हैं। मिसाल के तौर पर यही एक शर्मनाक बात कि पंजाब में जो सैकड़ों नायब कासिद, चपड़ासी और जमादार भर्ती किए गए थे, उनसे भी पैसे लिए गए। लेकिन इमरान खान को गुस्सा इस बात का है जो उसने बुशरा बेगम पर निकाला कि वो उसका जो हिस्सा था हमें तो पहुंचा ही नहीं, मुझ तक तो पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब आप ये लीजिए कि इमरान खान ऐसा रज़ील सतह का करप्ट है कि जो जमादारों, कासदों और चपड़ासियों की तकर्री के लिए भी उनसे रिश्वत वसूल करता। कितनी रिश्वत उन्होंने दी होगी, ज़ाहिर है किसी ने 15,000 इकट्ठे करके दे दिए होंगे, किसी ने 20,000, कोई बहुत ज़्यादा, यानी एक हेल्पर आखिर कितनी रकम दे सकता है रिश्वत के लिए, रिश्वत के तौर पर कितनी रकम दे सकता है। तो बहरहाल ये सारी गुफ्तगू जो है वहाँ से फिर ये पता चला, और ये आज नहीं पता चला, ये 3 दिन पहले पता चल गया था कि इसने वकीलों से दाद फरियाद की है। ये रोने की हद तक गया है कि मुझे खुदा के लिए किसी तरीके से यहाँ से निकालो। अब ज़मानतों का हाल ये है कि ज़मानत कौन दे सकता है, कि बरतानिया ज़मानत दे, कि बरतानिया तो पार्टनर ही नहीं है, बरतानिया तो इस चीज़ में आता ही नहीं है, वो तो किसी की ज़मानत दे ही नहीं सकता। बरतानिया तो यानी एक जमहूरी मुल्क है, वहाँ की अगर हुकूमत ऐसा कोई फैसला करती है ज़मानत का तो वो पार्लियामेंट में पकड़ी जाएगी, सवाल ही नहीं पैदा होता, यानी वो वैसे ही खारिज है। ज़मानतें वो मुल्क दे सकते हैं जहाँ ज़मानतें देने की ताकत हुकूमतों के पास है, और वो है सऊदी अरब, अमारात, या तीसरा अमरीकी लॉबी। तो अमरीकी लॉबी की मैं बात दिलचस्प बताता हूँ। ये सऊदी अरब जो है वो तो इमरान खान का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं, यानी वो इमरान खान से इतनी नफ़रत करती है उसकी क़यादत कि वो इसका नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहाँ से ज़मानत देंगे। अमारात इस मामले में कोई दिलचस्पी रखता ही नहीं है, उसकी बला से आप इमरान खान को छोड़ दें, इमरान खान को फांसी लगा दें, इमरान खान को रिहा कर दें, इमरान खान को 50 साल कैद की सज़ा सुना दें, अमारात इस मामले में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तीसरी हो सकती है लॉबी अमेरिकन, और अमेरिकन लॉबी की सूरत हाल ये है कि बाइडेन इंतज़ामिया की तरफ से कतई इनकार के बाद, और फिर दूसरे जो हालात अमेरिका में जो भी वहाँ इस मामले में गुफ्तगू शंगीद के बाद जो हालात सामने आएंगे, उनसे ये पता चलता है कि अमेरिका में इमरान खान ने जो लॉबिंग फर्म्स हायर की थी वो सब ठंडी हो गई हैं, और उन पर जो करोड़ों डॉलर खर्च किए गए, जो पाकिस्तानी रुपयों में अरबों के हिसाब से बनते हैं, वो सारे ज़ाया हो गए। उसका सबूत जो है इमरान खान की सज़ा पर उन लॉबियों में से और वो उन अरकान कांग्रेस में से जिन पर यह रकम खर्च की गई, जिनमें वो ब्रेड शर्मन भी शामिल है, जिसमें दूसरे वो एक खातून भी शामिल है, और इनकी तरफ से आपने कोई बयान मज़म्मत का या इज़हार तशवीश का या इज़हार हमदर्दी का आपने देखा। दरअसल वो चलते हैं हालात के साथ साथ सामने आने वाले हक़ाइक़ की बुनियाद पर अपने वादे वईद करते हैं, और उन्होंने इतने वादे वईद किए भी नहीं। रिक्वेस्ट की अपनी लॉबियों के ज़रिए गिरफ़्तार होने से पहले, उसके बदले में उन्होंने जो करना था वो कर दिया। वो ये किया था कि उन्होंने एक
बाइडन इंतज़ामिया से रब्ता किया था कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा कि इमरान ख़ान को गिरफ़्तार होने से रोका जाए या इमरान ख़ान की पार्टी पर क्रैकडाउन को रोका जाए, ऐसी कोई बात उन्होंने की नहीं। गोल मोल सी बातें थी जिनको इन्होंने, ये PTI ने अपना एक प्रोपेगेंडा मुहिम के तौर पर चलाया कि अमेरिका तो जनाब हमारी हिमायत के लिए यानी सरबकफ हो गया है। तो वहाँ से जवाब नहीं आया तो ये भी ठंडे हो गए, पैसे इनको जितने मिलने थे मिल गए, खा लिए पी लिए, काम ख़त्म। अब वहाँ से भी कोई उम्मीद नहीं है। अब तो ज़ल्मे खलीलज़ाद भी, जिसने सबसे पहले अमेरिका में इमरान ख़ान के हक़ में आवाज़ उठाई थी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू की थी, ज़ल्मे खलीलज़ाद कितने हफ़्तों से चुप है, आपके इल्म में होगा। उसकी तरफ से ना कोई बयान है, ना कोई ट्वीट है, ना कोई एक्टिविटी है, कुछ भी नहीं है। इसकी ज़मानत तो ज़ल्मे खलीलज़ाद भी देने के लिए तैयार नहीं है। खालिद नईम लोधी ने ये झूठ किस बुनियाद पर बोला, ज़ाहिर है वो खालिद नईम लोधी जानता होगा। ऐसी जर्नैलों की वजह से और अमजद शुएब जैसे जर्नैलों की वजह से पाकिस्तानी फ़ौज के दूसरे जर्नैलों पर भी के नाम पर भी धब्बा आया। ये इस तरह के लोग हैं। अब PTI की स्ट्रेटजी क्या है? दरअसल PTI की स्ट्रेटजी ये है, और PTI से मुराद चंद गिने चुने लोग और उसकी सोशल मीडिया है, वो ये है कि अगर इमरान ख़ान की दरख्वास्त मंजूर हो जाती है, मैं तो कहूँगा इसका मिन्नत तरला आहो फरियाद गिरिया जारी अगर कामयाब हो जाती है और इस पर रहम आ जाता है और इसको रिहा कर दिया जाता है मशरूत तौर पर, ये मुल्क से बाहर चले जाता है, तो PTI ने ये एडवांस एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसका मकसद ये है कि दरअसल इमरान ख़ान पर दबाव बहुत ज़्यादा था मुल्क छोड़ने के लिए, उससे रिक्वेस्ट की जा रही थी। उसने वुसअत ज़रफ़ी और कौमी मफाद और मुल्क के वसी तर मफाद के का सोच कर ये फ़ैसला किया कि इस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त कबूल कर ली जाए। गोया कि इमरान ख़ान को इसमें से झाड़ कर एक तरफ रख दिया जाए और कहा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट चूँकि पैरी पै गई थी और यानी वो ज़मीन पर गिर गई थी, मिन्नतें कर रही थी इमरान ख़ान से कि खुदा के लिए तुम बाहर चले जाओ, तो इमरान ख़ान को उन पर तरस आ गया और उसने इमरान ख़ान उनकी बात मान ली। हकीकत जो है, जो मैंने बता दी है दो फिक्रों में, वो आप याद रखिए। वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का रहम करने का कोई इरादा नहीं है इमरान ख़ान पर। कोई ऐसी पेशकश की न की जाएगी, बल्कि उसकी ये जो इल्तिजा है ये मुस्तरद कर दी जाएगी जब उन तक पहुँचेगी, क्योंकि अभी तक वकीलों ने इस्टेब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे से रब्ता नहीं किया। इमरान ख़ान ने वकीलों से जो कुछ कहा था वो अभी तक वकीलों तक ही है, वकीलों से मामला आगे नहीं बढ़ा। और मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह के ये वकील हैं इनमें से कोई इस काबिल है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे से रब्ता करके इमरान ख़ान की गिरिया जारी उन तक पहुँचा सके। नाज़रीन, इमरान ख़ान की जेल में सूरत हाल ये है कि इसने वर्जिश की मशीन मंगाई थी और उस वर्जिश की मशीन का मकसद ये था कि इमरान ख़ान वर्जिश करेगा, मैं वर्जिश करूँगा और मेरे वकील बाहर जाकर ये बताएंगे लोगों को कि जनाब इमरान ख़ान को तो कैद की परवाह ही नहीं है, वो तो उसके लिए तो कैद कोई मसला ही नहीं है, वो तो अपनी डंड बैठ के निकालने में लगा हुआ है, खाबे खाने में लगा हुआ है, इतना वो यानी मजबूत असाब का आदमी है। लेकिन हालत ये है कि पहले दिन उसने वर्जिश की कुछ टाइम, कितना टाइम वो कोई अंदाज़ा तकरीबन आधा घंटा शायद इसने वर्जिश की, आधा पौना घंटा जो बताया जाता है। उसके बाद इसने मशीन को हाथ ही नहीं लगाया। ज़ाहिर है कि दिल शिकस्ता हो गया। ये कहते हैं ना कि इमरान ख़ान को कुछ तोड़ नहीं सकता, अरे भाई और तोड़ना किसको कहते हैं। उसने वर्जिश छोड़ दी है, उसको रात को नींद नहीं आती, वो सारी रात जागता है। हालांकि उसकी आदत थी सुबह रात को 2-2:30 बजे तक जागने की आदत थी, 1-2 बजे तक, और अभी बनी गाला में भी, ज़मान पार्क में भी। उसके बाद वो सो जाता था और सुबह 11-12 बजे उठता था। तो अब वो सुबह की अजानों तक नहीं सोता, अजानों के बाद भी जागता रहता है। नमाज वमाज का छोड़ दें, ये तो मजाक है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि इमरान ख़ान नमाज़ पढ़ता है या कुरान पाक को हाथ लगाता है तो ये मजाक है, इस मजाक को छोड़ दें। सोते रहता है और फिर सुबह जब सूरज निकल आता है तो ज़ाहिर है ये एक तिब्बी मसला है कि जिस आदमी को सारी रात नींद ना आए वो सुबह खुद ब खुद उसे नींद आ जाती है। लेकिन इसे कैसे नींद आती है? ये दिन के वक्त में भी हर थोड़े वक्त के बाद ही जाग उठता है और परेशान हो जाता है। इसके मिजाज में चिड़चिड़ाहट आ गई, ये डांट डपट करता है। जब वो जो मुलाकाती वकील, एक मरतबा इनकी मुलाकात हुई थी पिछले हफ्ते और एक मरतबा एक और मुलाकात हुई, इस बीच में बुशरा से भी मुलाकात हुई।
और इन मुलाकातों में वो उसका चिड़चिड़ापन नज़र आ रहा है। और हफ्ते की रात को इस पर एक अटैक हुआ, नफसियाती कह लें, असाबी तोड़ फोड़ का हमला कह लें, कुछ भी कह लें, और इसने कुछ ऐसा वो शोर मचाया जिसको हम अगर चाहें तो गुलगोपाड़ा भी कह सकते हैं। गुलगोपाड़ा इन मानों में पूरे तरह दुरुस्त नहीं है कि गुलगोपाड़ा होता है वो जो शराबी शराब के नशे में ऑल फॉल बकता है और गालियाँ देता है, इस तरह की बात नहीं थी। लेकिन ये बुड़बड़ा रहा था ज़ोर ज़ोर से, और पता नहीं क्या अल्फाज थे, यानी कुछ इस तरह के। तो वो जो उनको फिर रिपोर्ट पहुंची जब सुप्रीटेंडेंट साहब को, तो वो रात को 2 बजे आए और इनको तसल्ली दी, इनको कुछ चाय वाय पिलाई और फिर कुछ इत्मीनान का क्या कहना चाहिए कि इत्मीनान बख्श बातें की और तसल्ली दी। इसके बाद ये घबराहट इसकी कम हुई और वो जो बुड़बड़ाने का सिलसिला बंद हो गया था और फिर ये दोबारा लेट गया, लेकिन सोया नहीं। तो हुजूर, और टूटना किसको कहते हैं, ये 7 दिनों में टूट गया है। पाकिस्तान के जितने भी सियासी लीडर हैं जो माजी में जो रहे हैं और जो अब भी मौजूद हैं, उनमें से हर कोई जेल जा चुका है और सख्त हालात में जेल जा चुका है। शाहद खाकान अब्बासी से लेकर मियां हसन इकबाल तक और नवाज़ शरीफ से लेकर वो उनके साहबजादे हुसैन नवाज़ शरीफ तक, कितने लीडर हैं। पीपल्स पार्टी के दर्जनों लीडर गिरफ्तार हुए। सबसे ज़्यादा लंबी कैद खुर्शीद शाह ने काटी सख्त गर्मी के मौसम में, और उनकी उम्र भी 78 साल की 75 साल से बहरहाल उनकी उम्र ज़्यादा है। तो वो नहीं टूटे, इतनी लंबी कैद काटने के बावजूद नहीं टूटे, और उन्होंने कोई वकीलों के ज़रिए मिन्नत तरला नहीं पहुँचाया कि मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। किसी ने, नवाज शरीफ साहब टूटे, मरीम साहबा टूटी, कोई भी नहीं टूटा, कोई भी नहीं टूटा। नवाज शरीफ के लेवल से लेकर निचले दर्जे के जो यानी दूसरी या तीसरी सफ में जो कायदीन आते हैं उन तक आप देख लें, किसी के बारे में कोई ऐसी खबर या क्यासर आई या किसी की यानी गॉसिप कह लें, कोई ऐसी चीज़ सामने आई कि वो अंदर जेल में परेशान है, रो रहा है, और या वो गालियां दे रहा है कि मेरे साथ फलां ने ये कर दिया और फलां ने ये कर दिया, नहीं आई। आई है तो सिर्फ इमरान खान के बारे में और किसी के बारे में नहीं आई। नाज़रीन, तीसरी खबर जो कल भी मैंने दी थी वो ये थी कि यौम आज़ादी पर इनका प्रोग्राम जो था फसाद का, वो नाकाम बना दिया गया है। तो उस वक्त तकरीबन 100 के करीब गिरफ्तारियाँ हुई थी, जब मैंने कहा था कि सैकड़ों हज़ारों में नहीं। लेकिन उसके बाद जो मज़ीद गिरफ्तारियाँ हुई, उसके बाद गिरफ्तारियों की तादाद जो है तकरीबन 250 से ज़्यादा हो गई है, 300 से बहरहाल कम है। यानी इनका मक्कू ठप दिया गया, और आज इन्होंने जो कुछ करना था वो आप देख लीजिएगा कि आज वो नहीं कर सकेंगे। इनका प्रोग्राम बड़ा ख़तरनाक था। प्रोग्राम ये था कि जगह जगह पाकिस्तान के वो झंडे लगाए जाएँ जिनमें वो वाइट पाकिस्तान के झंडे में दाएं तरफ डंडे की तरफ, उसकी जगह इमरान खान की तस्वीर लगाकर वो पाकिस्तान के झंडे वो लहराए जाएँ। चलिए पीटीआई के झंडे तो एक अलग बात है ना, वो पाकिस्तान के झंडे ही कन्फ्यूज़ कर दिया जाए। और वो खैर मुहिम तो उन्होंने खुद ही लपेट ली थी, जिसका मकसद था कि 14 अगस्त को जगह जगह से पाकिस्तान के झंडे उतारे जाएं। इनके बाप की भी हिम्मत नहीं होगी कि आज वो पाकिस्तान के झंडे उतार सके। ये कर क्या रहे हैं, ये अपने घर में पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं और उसे उतार कर उसकी वीडियो फिल्म बनाकर अपलोड कर देते हैं। आपने देखी होगी, बहुत सी वीडियो आई हैं। किसी पब्लिक जगह पर इनमें जाने की हिम्मत नहीं है। अपने घर के अंदर ये पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं पहले, फिर वीडियो बनाते हैं कि उसको उतारा जा रहा है और उसकी जगह पीटीआई की झंडा लगाया जा रहा है। तो ये घर के अंदर की वीडियो है। घर के अंदर की वीडियोस जितनी मर्जी चाहे बनाकर ये पेश कर दें, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के बारे में ख़बरें फिर शुरू हो गई हैं कि वो सितंबर में आएंगी। 14 अगस्त का प्रोग्राम ज़ाहिर है उन्होंने मनसूख कर दिया, जिसकी वजह ये बताई जाती है कि बिंदियाल के कुछ ख़तरनाक इरादे थे जिनकी तफसील का मुझे इल्म नहीं है। मुझे सिर्फ लीगी ज़राए ने ये बताया है कि हम तक ये रिपोर्ट पहुँची थी कि उसका इरादा कुछ ख़तरनाक किस्म का। ज़ाहिर है फिर एक पेचीदा सूरत हाल पैदा हो जाती है जिससे निपटने में, चलिए कोई नहीं, बिंदियाल का 1 महीना रह गया है। और एक बड़ी अहम इत्तला बिंदियाल के बारे में ये है कि इससे बता दिया गया है कि शराफत से अगर तुमने ये अपने 32 दिन रह गए पूरे, अगर तुमने 32 दिन इज़्ज़त के साथ गुजारने हैं तो कम से कम तुम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तुमने फ़ैसला नहीं देना। मतलब ये है कि अगर तुमने मुस्लिम लीग के या पीपल्स पार्टी के किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है तो कर लो,
लेकिन वो बाद में ज़ाहिर है सारे वो फैसले जो है वो रोल बैक हो जाएंगे। लेकिन ये हुकूमत को उंगली देने वाली बात जो है ना, वो तुमने नहीं करनी, वरना फिर तुम्हें उस मंज़र का सामना करना पड़ेगा जो तुम नहीं सामना करना चाहते। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।